बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस चाहिए तो मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि आप हमें ईमेल कर दें या फिर आप लोकल किसी भी वकील के पास चले जाएं, ताकि वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एक बेहतर एडवाइस कर सकें। तो कॉल लेने से पहले ये कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आजकल क्योंकि 27 से जुलाई से ऑनवर्ड ऑलमोस्ट तमाम जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शनल हो गए हैं। इसी तरीके से जो इमिग्रेशन या ब्रिटिश हाई कमीशन के जो ऑफिस हैं उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों की एप्लीकेशन पहले पेंडिंग थी उनको प्रायोरिटी बेस पे कंसिडर किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो फ्रेश एप्लीकेशंस हैं या न्यू एप्लीकेशंस हैं उनके लिए वो डेट्स और अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। जो 2-3 रेमेडीज़ थी स्पेशल फॉर द विजिटर के लिए कि जो यूके में आए हुए थे विजिटर, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाए तो उनके पास राइट था कि वो 31 जुलाई तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और बाय द टाइम ऑफ 31 जुलाई दे कैन गो एंड उसको जो टाइम ऊपर गुजारा तो वो इलीगल या ओवर स्टे कंसिडर नहीं होंगे। इसी तरीके से जो स्पाउस वीज़े वाले थे उनके लिए कुछ रेमेडीज़ थी, जैसे ये था कि अगर आपकी इनकम 31 मार्च तक अगर मुकम्मल हो रही थी एंड उसके बाद अगर फरलो की वजह से आपकी कम भी हो गई तो आप अपने 12 महीने बाय द एंड ऑफ 31 मार्च तक के जो 12 महीने बनते हैं वो अगर आप अपनी क्लेम कर लें तो तब भी आप 31 जुलाई तक स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेंस अप्लाई कर सकते थे। अब क्योंकि जस्ट विद इन शॉर्ट टाइम ये टाइम जो रेमेडीज़ या एक ग्रे टाइम था वो फिनिश होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन अगेन तमाम जो भी कैटेगरीज़ थी या तमाम जो वीज़ा एप्लीकेशन थी या उनकी जो रिक्वायरमेंट थी अब वो एक नॉर्मल अगेन कम बैक टू द नॉर्मल रिक्वायरमेंट पे चले गई हैं। तो अब जो लोग एप्लीकेशन करेंगे बाय द 1 नेक्स्ट वीक से, तो उनके लिए कंडीशन हो जाएगी कि जो अब इस वक्त की कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी वीज़े के लिए, वो तमाम पूरी करते हुए उनको एप्लीकेशन करनी चाहिए। इसलिए अब ये टाइम एक्सटेंड नहीं हुआ और ना कोई अनाउंसमेंट हुई है, ना कोई गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी बनी है, तो इसलिए ये बड़ा मेरा ख्याल बेसिक प्रिंसिपल हो गया है कि जिस कैटेगरी के लिए जो लोग वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, वो जो कोविड-19 की वजह से आपको एक ग्रे ऑप्शन थी या आपको रेमेडी थी या आपके पास ऑप्शन था कि आप ना भी करें, वो अब ख़त्म हो गई है। इसलिए तमाम दोस्तों से क्लियर रिक्वेस्ट है कि जब वो वीज़ा अप्लाई करें तो मेक श्योर कर लें कि अब जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हुए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो नाज़रीन, लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी। मुझे तो शायद आप टीवी देख रहे हैं मेरे भाई, आप फरमाइए, आपका सवाल कीजिए। हेलो। हेलो। जी सर, आप लाइव हैं, बोलें, सवाल क्या आपका जी। तमाम दोस्तों से हेलो। एक ओपन अनाउंसमेंट एंड रिक्वेस्ट कि जब प्लीज़ आपकी कॉल थ्रू हो जाए तो आप टीवी को म्यूट पे कर दिया करें, दूसरे कमरे में चले जाया करें या टीवी को बंद कर दें, क्योंकि अगर आप टीवी को सुन के हमें सवाल करेंगे तो आपका और हमारा जो कम्युनिकेशन का जो गैप आएगा वो समथिंग 30 सेकंड का होता है। ये ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम लाइव है, लेकिन जब कॉल जाती है थ्रू होती है तो उसमें एक ड्यू टू द एयर स्पेस की वजह से एक थोड़ा सा 30 सेकंड का डिफरेंस होता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ आप हमेशा फ़ोन पे बात किया करें, और जब मैं फिर स्टार्ट करूँ डिवाइस तो फिर आप टीवी पे जाके सुन सकते हैं। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, मेरा नाम अवैस है और मैं आपसे ये पता करना चाह रहा था कि मेरा पौधा ड्यू है फरवरी 17 तक, मैं लगा था 2.5 साल का, तो उसकी एक्सटेंशन अब कितना टाइम पहले मैं अप्लाई कर सकता हूँ, पहली बात। और
उसकी फ़ी कितनी है और उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स पिछली दफ़ा जो मैंने किया था उससे कोई चेंज है, 2.5 साल में कोई चेंज हुई है या नहीं हुई, ये प्लीज़ गाइड दीजिएगा। थैंक यू। आपकी मैं आवाज़ टीवी कट हो पे रही सुन बार रहा हूँ बार फिर मेरे आपका। ख्याल में। मुझे बताएं कि आपके पास आपने स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन अप्लाई करनी है मेरे भाई? जी जी जी, मेरे पास भी 2.5 साल का है, तो 2.5 साल का मजीद अप्लाई करना है। और आपने बोला 17 फरवरी 2021 में ख़त्म हो रहा है आपका वीज़ा? जी जी जी। ओके प्लीज़, थैंक यू। अब आप टीवी पे जाके एडवाइस सुने, बेशक आप फ़ोन पे बंद भी कर लें। अच्छा, अब ये क्या है ठीक है। कि जो लोग यहाँ पे या अब्रॉड से या किसी भी और कंट्री से एज ए स्पाउस वीज़ा लेके आते हैं, तो उस वक्त रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंग्लिश की होती है A1। लेकिन जब आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट का ये ख्याल है या उनका ये उन्होंने ये प्रपोजल दी हुई है कि आपने यहाँ पे 2.5 साल गुजार लिए तो आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो गई है, तो अब जो रिक्वायरमेंट होगी फॉर द टाइम ऑफ द एक्सटेंशन अब आपकी A2 होगी। एक तो मेजर रिक्वायरमेंट ये है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी अगेन दोनों की, पहले आपकी सिर्फ एक पार्ट ने अप्लाई किया था कि जो यूके में था उसकी इनकम 18,600 थी। अब अगर दोनों बंदे काम कर रहे हैं और दोनों की इनकम मिला के 18,600 है तो ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो मीट करता है ऑन द बेस ऑफ द बोथ इनकम थ्रेशोल्ड। थर्ड ये आता है कि आपने यहाँ पे रहते हुए 2.5 साल हो गए तो आपने ये प्रूफ देना है एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि कम से कम 6 डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे या आपके जॉइंट नाम पे हों या दोनों के 6 हों। जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, काउंसिल में आपका नाम है, आपके बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पे आ रही है, डॉक्टर के पास आपका नाम रजिस्टर्ड है, आपने DVLA पास कर लिया तो आपके इस एड्रेस पे होगा। इसी तरीके से अगर आपकी पे स्लिप आती है तो ये एड्रेस होगा। और या कोई और आपके नाम पे कोई चीज़ है, इंश्योरेंस है गाड़ी की, तो अगर डिफरेंट जो सोर्सेज हैं या आपके नाम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, काउंसिल का बिल है तो आपका नाम उस पर होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट इंस्टीट्यूट से या डिफरेंट अथॉरिटी से 6 लेटर्स एज ए करस्पॉन्डेंस ऑफ द प्रूफ कि यू आर लिविंग टुगेदर ये साथ लगाने होंगे। ऑफ कोर्स फरवरी तक उम्मीद है कि वो जो प्रायोरिटी बेसिस है या सेम डे ओपन हो जाएगा, आज के दिन तो नहीं है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होंगी, या आप बाय पोस्ट कर दें, बाय सेम डे चले जाएं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी जी हेलो। जी फरमाइए सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। सर मेरे 2 सवाल ने। एक सवाल पहला ये है कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ठीक ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ठीक। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਭਾਜਨ? बच्चों को वीज़ा केड़ा इतने यूके दे विच? बच्चों के पास कौन सा वीज़ा मेरे भाई? स्पेन से बोल रहे हैं जी, नेशनलिटी यूरोपीय यूनियन से मेरे को स्पेन तो ओके। अच्छा, आप मेरे ख्याल भाई स्पेन से बोल रहे हैं। आपका सवाल ये था पहला कि ब्रेग्जिट के बारे में। ब्रेग्जिट अनाउंस हो गया, साइन हो गया, अब एक टाइम चल रहा है कि विद इन 2 ईयर्स टाइम के अंदर अंदर हम लोगों ने जो तमाम पोस्ट ब्रेग्जिट के जो प्रोसीजर था उसको कंप्लीट करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अब ब्रेग्जिट के एक्सटेंशन होने के चांसेस तो नहीं है, जो मुझे लगता है, अभी तक कोई पॉलिसी देखी नहीं, बट जो आज के दिन लो है वो ये कहता है कि 31 दिसंबर 2020 तक जो अपने यूरोपियन अपने आप एप्लीकेशन या अपने डिपेंडेंट जो कि इमीडिएट फैमिली या बच्चों के या अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर जो कि अपने आंटी आंट या नेफ्यू के जो लोगों ने क्लेम किया हुआ है या एप्लीकेशन डालनी है वो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे भी यूरोपियन की सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं उनको वीज़ा ऑलमोस्ट 30 जून 2021 तक मिल रहा है और आपने उसके बाद फिर एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। अब आप ये मुझे बताएं कि अगर आप स्पेन में रहते हैं और आप ये कहते हैं कि आप क्वालिफाइड करते हो, यूके में आप आना चाहते हो फॉर सेटलमेंट, तो आपके पास राइट है कि बाय द दिसंबर से पहले पहले यहाँ पे आके अगर आपने डिसाइड कर लिया कि द यूके विल बी योर फ्यूचर नेटिव कंट्री, तो आप ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है वो सारा करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, आपने प्री सेटलमेंट एप्लीकेशन करनी होगी, जो बच्चे हैं उनको एज ए डिपेंडेंट ऑफ यूरोपियन नेशनल रजिस्टर करवा सकते हैं,
अब ये आप डिसाइड आप नहीं करना है कि कब आप यहाँ पे आके फाइनली डिसाइड करते हो कि मैंने इस कंट्री में रहना है। ठीक, अगर आप रहने का डिसाइड कर लेते हो तो ऑफ कोर्स आपके पास राइट है कि आप जो भी उसकी एप्लीकेशन है करें और यहाँ पे रहें। अब सेकंड सवाल था कब तक आप क्या कर सकते हैं। ये डेटें दो इंपॉर्टेंट हैं, 31 दिसंबर तक है, लेकिन वीज़ा आपको जून तक मिलेंगे, फिर उसके बाद आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, जो लोग आपने कहा बच्चों वहाँ पे हैं उनके पासपोर्ट लेट है, अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये है कि आप यूरोपियन हैं, आप यहाँ पे आएंगे तो आपके बच्चों को ऑटोमेटिक राइट है कि वो आपके डिपेंडेंट यहाँ पे आएँ और यूके के अंदर आके अपना प्री सेटलमेंट एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन अप्लाई करेंगे और 5 साल पूरे करते हुए जैसे एज ए ब्रिटिश यूरोपियन नेशनल आपको सेटलमेंट मिलेगा, इसी तरीके से आपके बच्चों को भी 5 साल के बाद यहाँ पे वीज़ा मिलेगा एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशनल लिव इन द यूके एंड एक्सरसाइज हिज और हर ड्यूटी राइट्स इन द यूके। तो ये अब आप चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करें, अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका राइट है कि आप अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, बहुत मेहरबानी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और आपका बताने का तरीका अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। लोगों को ना इससे बहुत यकीन करें, बहुत आपका ये सदका जारी है, लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है ना बहुत थैंक यू, आपकी नवाजिश आपने आपको जज़ाए खैर दे प्लीज। और मेरा ये भाई आपसे ये क्वेश्चन है कि जो यूरोपियन फैमिली आए हैं जी, ठीक है, हाँ जी, और उनके बच्चे जिन्होंने इधर GCS इम्तिहान पास करा हुआ है, क्या उनके लिए लाइफ इन यूके जब नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो उनके लिए लाजमी होगा? और दूसरा, जब वो उनको परमानेंट मिला है अपना कार्ड तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? जब से उन्होंने अप्लाई किया है या जिस दिन से उनको मिला कार्ड? प्लीज ये जरा क्लियर कर दें। अब दो, थैंक यू मेरे भाई। अब दो रिक्वायरमेंट हैं जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हो। एक कि आपके पास लाइफ इन यूके टेस्ट होना चाहिए पास, और सेकंड आपके पास डिग्री होनी चाहिए यूके से जो कि ग्रेजुएशन है, मास्टर है, PhD है, या आप यहाँ बॉर्न हुए हों। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको क्वालिफाइड करती है, या एटलीस्ट आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हुए आपने वहाँ से किया, वहाँ पैदा हुए, डोमिसाइल आपका वहाँ का है, नेशनलिटी वहाँ की है, तो फिर भी आप एग्जाम्प्ट हैं टू पास द B1। लेकिन लाइफ इन यूके हर बंदे पे मस्ट है, वैदर उसने PhD किया है, उसने मास्टर किया है, उसने ग्रेजुएशन की है, वो यूरोपियन नेशनल है, वो रिफ्यूजी स्टेटस पे है। कोई बंदा भी जो अब से ऑनवर्ड जब तक लॉ चेंज नहीं होता, जब वो नेशनलिटी ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई करेगा, उसको यूके के कल्चर के बारे में अवेयरनेस या नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए यार, प्रैक्टिकली बात देखें, गवर्नमेंट पे हम क्रिटिसाइज बड़ा करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉइंट से देखते हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप हमारे कंट्री के नेशनलिटी लेना चाह रहे हो तो कम से कम आपको हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और या फिर आपके जो हमारी मोटी मोटी चीज़ें हैं, जब जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। तो इसकी बेस के ऊपर एक लाइफ इन यूके टेस्ट उन्होंने मरतब किया हुआ है। बड़ा सिंपल है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जब अगर आपको नेशनलिटी लेनी है तो क्योंकि ये इंग्लिश कंट्री है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब इंग्लिश के लिए वो ये कहते हैं कि आपके पास राइट है कि अगर आपने यूके से डिग्री की हो, मास्टर किया हो या आपने PhD की हो तो यस आप एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ GCSE किया है या A लेवल किया है या आपने कोई लेवल डिप्लोमा किए हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको B1 एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। अब आपके बच्चे को भी यही करना पड़ेगा। अच्छा, अब होता क्या है, एक जो कन्फ्यूजन है बहुत सारे दोस्तों में या हमारे लिसनर के लिए, वो मैं बताता चलूँ कि दो ऐसी कैटेगरीज हैं जब वो इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं तो उनको लाइफ इन यूके या B1 रिक्वायरमेंट नहीं होता। नंबर 1, वो तमाम यूरोपियन जो यूरोपियन नेशनल हैं या उनके बच्चे जब वो यूके में रहते हुए सेटलमेंट अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ना तो आपको लाइफ इन यूके चाहिए और ना आपको B1 चाहिए। इसका मतलब है ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपको एग्जेम्प्ट हैं टू मेक द एप्लीकेशन फॉर द सेटलमेंट या इंडेफिनिट। इसी तरीके से एक और कैटेगरी है, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी स्टेटस इन द यूके। अगर किसी बंदे को असाइलम की बेस के ऊपर 5 साल का या फिर रिफ्यूजी स्टेटस मिला हो और उसके बाद वो सेटलमेंट जिसको इंडेफिनिट बोलते हैं उस पर अप्लाई करता है तो उसको भी लाइफ इन यूके या B1 नहीं चाहिए और उसको इंडेफिनिट मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन या शर्त ये है कि जब वो नेशनलिटी अप्लाई करेगा तो उस वक्त इसको दोनों डॉक्यूमेंट्स या दोनों सर्टिफिकेट साथ एस्टेब्लिश करने होंगे
टू अप्लाई फॉर द नेशनलिटी। तो इसलिए हम दोस्तों को कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो अभी पास कर लें, जब आप इनिशियल एप्लीकेशन डाल लें फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडेफिनिट। लेकिन अगर नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है बाय बुक, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छा होता है। बट लाइफ इन यूके के लिए दोनों के लिए ये शर्त है। तो ये एक बड़ी इसलिए डिटेल से बताया कि काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि मुझे तो इंडेफिनिट मिल गया था, मैंने तो कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया। सिर्फ ये 2 लोग हैं जिनको इस बेस पे मिल जाता है, वरना अदरवाइज़ अगर आप किसी पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो कि टियर 1 है, टियर 2 है, या आप लॉन्ग रेजिडेंसी पे जाते हो, या किसी और ह्यूमन आर्ट्स पे जाते हो, या 10 साल की बेस पे जाते हो, तो किसी भी कैटेगरी से अगर आप इंडेफिनिट अप्लाई करते हो तो आपको लाइफ इन यूके एंड B1 मस्ट है। सिर्फ रिफ्यूजी स्टेटस और यूरोपियन की कैटेगरी वाले जो लोग हैं जब वो अप्लाई करते हैं सेटलमेंट, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। बट नेशनलिटी टाइम ये दोनों कैटेगरी, बल्कि एवरी सिंगल पर्सन इज मस्ट, दे हैव टू पास अ लाइफ इन यूके एंड द B1 देन दे कैन अप्लाई फॉर द ब्रिटिश नेशनलिटी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी सर, टाइम हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी हेलो। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे आपसे। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट तो ये था कि मैं स्पाउस हूँ और मेरी फीस पे हो गई है वहाँ पे होम ऑफिस में। तो उनका फर्स्ट ईमेल मुझे आया है 23 जुलाई कि मेरे बायोमेट्रिक में मेरे फिंगरप्रिंट्स जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैच हो रहे हैं। और अभी आपका सवाल क्या है मैंने मैडम? स्टेप नहीं बताया क्या होना है, और उन्होंने ये बोला है कि ओके, अभी आपका मेरे सवाल क्या है? टीचर के लिए कुछ बताएंगे, और उसके आप मुझे बता दें कि अभी कितना टाइम और लग सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आपका? और जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इसके बाद और कितना टाइम लग सकता है। ओके, थैंक यू मैडम। अब आपने अप्लाई कर दिया। मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी पेंडिंग एप्लीकेशन है उनको ईमेल आ रही है कि अगर आपने यूके में पहले इसे बिफोर आपने कोई फिंगरप्रिंट दिए हैं तो ड्यू टू कोविड-19 की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पुराने अगर फिंगरप्रिंट को मैच कर जाएं तो हम दोबारा आपको बायोमेट्रिकली कॉल नहीं करेंगे। आपको ईमेल आ गई कि आपको फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे ख्याल में वो डिसीजन लेंगे टाइम पे। मैं कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मोस्ट लाइकली 2 से 3 माह एवरेज एप्लीकेशन में आ रहे हैं। अब आप वेट करें क्योंकि एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है, बाय फिंगरप्रिंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपने को भेज दिए हैं, और अब वो डिसीजन लेके आपको या आपका जो वकील होगा उसको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम सर। भाई मैं पता करना है, मेरे को EU फैमिली वीजा आया, ठीक है। नेशनल फैमिली वीजा, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2012 ਦੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ EU ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪलाई करना पैंदा। ओके ठीक, थोड़ी कॉल का शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये कि आपने मुझे बताया कि शायद आप 2012 में यूके में आए थे एज ए यूरोपियन डिपेंडेंट, है ना? शायद कॉल आपकी ड्रॉप होगी। अच्छा, अगर आप भाई साहब ये देखें, आप ये चेक करें तो अगर तो आप 2012 में यहाँ पे यूरोपियन डिपेंडेंट आए थे तो 5 साल पूरे करते हुए आपके पास राइट था जो कि 2017 में कि आप सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर देते। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसी वजह बन गई थी कि अप्लाई किया था, वीज़ा मिलते मिलते लेट हो गया या पहले मिला था फिर कैंसिल हो गया, इन अदर जो भी ऑप्शन हो सकती है, और आपने बोला कि 5 साल आपके पूरे हो रहे हैं और वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो बिल्कुल आपने अगर लास्ट 5 ईयर आज से जो भी अप्लाई करना है, 5 साल आपने यहाँ पे रहते रहे हैं एज ए डिपेंडेंट ऑफ यूरोपियन, और अब आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो आपके पास राइट है कि आप सेटलमेंट एप्लीकेशन डाल दें। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, आपको तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो डाउनलोड करने पड़ते हैं,
सबमिट करने पड़ते हैं। और उसके बाद ये है कि अगर वो आपको कहेंगे तो आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, अगर नहीं तो फिर आपके पुराने जो बायोमेट्रिक है उसको मैच कर गए तो फिर वो उसी तरीके से डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अब आप चेक कर लें, जब आप सेटलमेंट की एप्लीकेशन करोगे तो अब क्या होता है कि होम ऑफिस वाले उस लेटर के ऊपर एक डेट लिख देते हैं कि यू वाज क्वालिफाइड टू बिकम अ सेटलमेंट वीज़ा ऑन दिस डेट। अगर तो वो साल पुराना हुआ तो आपके पास राइट है कि उस डेट से 12 महीने अगर पूरे आपके हो गए हैं ऑलरेडी, तो आपके पास राइट है कि जब आपके पास सेटलमेंट वीज़ा मिले तो वेरी नेक्स्ट डे नेशनलिटी अप्लाई कर दें, एज़ फार एज़ कि जो आपकी डेट ऑफ सेटलमेंट थी या डेट ऑफ क्वालिफाइड एज ए सेटलमेंट, उससे 12 महीने के बाद हर यूरोपियन जो है वो क्वालिफाइड करता है कि वो अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करे। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे केसेस में ऐसे हुआ कि जब किसी ने, जैसे भाई साहब हैं, अगर ये 12 में आए थे तो ये 2017 में क्वालिफाइड करते थे कि ये अपनी सेटलमेंट अप्लाई कर लें, लेकिन उन्हें बजाय सेटलमेंट के एक्सटेंशन अप्लाई कर ली। अब जब ये सेटलमेंट अप्लाई करेंगे तो इनके लेटर पे लिखा आ जाएगा कि यू वाज क्वालिफाइड टू बिकम टू मेक एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट वीज़ा अंडर द यूरोपियन लॉ इन 2017, या डेट जो भी आ जाएगी, तो उस डेट से अगर साल आपको हो गया है तो आप इमीडिएटली अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास राइट है। आपने जब एप्लीकेशन करनी है सेटलमेंट की तो 3 चीज़ें अपने बतानी है। नंबर ये कि आपने यूरोपियन के डिपेंडेंट थे 5 साल के लिए, जो यूरोपियन आपका स्पॉन्सर है वो 5 साल में से लास्ट 5 ईयर से अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, और नंबर 3 ये कि आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपको यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा मिल जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। मेरे भाई आप लाइव हैं, सवाल पूछिए क्या आपका। जी मैंने 10 माह पहले प्री सेटल अप्लाई किया था। ठीक। और प्री सेटल अप्लाई करने के बाद मुझे कोई होम ऑफिस से रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने लोकल एमपी से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे अप्लाई किया लोकल एमपी को। उन्होंने कहा कि आपने जो लास्ट एप्लीकेशन सबमिट की थी उसमें आपने सेम रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं किया, इस वजह से आपकी एप्लीकेशन लॉन्गर देन यूजुअल हो रही है। अब आपका सवाल तो क्या सर? अब आपका क्या ख्याल है कि अभी इसके बाद क्या करना चाहिए? इंतज़ार करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बड़े सादा हैं आप। बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा आंसर खुद ही बता दिया सवाल के अंदर। थैंक यू। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि सॉरी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मूड आपका पॉजिटिव करने के लिए कि सम टाइम इंसान तसल्ली चाहता होता है कि यार मैं कम से कम जो कर रहे हैं मैं पता करा कि कम से कम ये ठीक कर रहा हूँ, जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक है, इंतज़ार इज़ बेस्ट। क्योंकि इस केस में आपने खुद ही आंसर दे दिया कि अगर एमपी को बोल रहा है कि ये थोड़ा सा यूजुअल से थोड़ा सा लॉन्गर होगा तो पॉसिबल है कि वो लॉन्गर होगा, इस वजह से ही कि आपने डिफरेंट रिलेशनशिप पे वीज़ा अप्लाई किया है। बट मेरे ख्याल में इंतज़ार इसके लिए हो सकता है क्योंकि आप एक्शन को ले नहीं सकते। एक्शन उस वक्त पॉसिबल होता है जब आपने एप्लीकेशन की हो और होम ऑफिस खामोशी इख्तियार कर ले, ना कोई रिप्लाई करे, ना कोई आंसर करे, ना कोई एक्नॉलेज करे। फिर आपको डर होता है कि पता नहीं मेरी एप्लीकेशन कहाँ गई है, क्या इनके पास है, क्या इसको कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या मिसप्लेस तो नहीं कर दी। तो तब आपके पास राइट होता है कि हम लोग इसको एक्शन लें, लीगल एक्शन लें। या अगर कि नॉर्मल एप्लीकेशन जो 6 माह के लिए होती है, साल के लिए होती है और आपकी एप्लीकेशन 3 साल से पेंडिंग पड़ी हो, तो फिर पॉसिबल है कि आप जीआर में चले जाएँ, कोर्ट में लेके जाएँ कि अभी मैंने एमपी को इस्तेमाल किया तभी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने खुद अप्लाई किया तभी आंसर नहीं आ रहा, मेरे वकील ने लिख के दिया तभी कोई आंसर नहीं आया। तो ये एटलीस्ट ऑप्शन होती है कोर्ट में जाना। तो मेरे ख्याल आपके केस में कोई पॉसिबल नहीं है, आप वेट कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी सर। जी सर आप लाइव हैं, फरमाइए आपका सवाल क्या है। जी सर मेरी मिसेज आई थी यहाँ पे 2016 में। ठीक। तो 2000 नेक्स्ट ईयर 2021 में वो 5 साल पूरे हो जाएंगे, मैं यूरोपियन नेशनल हूँ। ठीक। तो ये पूछना था सिर्फ कि अपना क्या नाम है कि उसमें सिर्फ एक दफा, वो 3 दफा पाकिस्तान गई हैं, तो उसमें एक दफा से 6 माह से ज्यादा रही है दिन, मतलब 2018 में गई थी सितंबर में। अब सवाल क्या आपका? 6 माह रही। जी सवाल क्या आपका मेरे भाई? सर ये कंफर्म करना था कि कहते हैं कि 1 साल 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकते, वो रहे थे कि 6 माह से 15 दिन ज्यादा। ठीक,
आपकी कॉल का शुक्रिया, आप टीवी पे आंसर सुने। अच्छा, लॉ में ये है कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे हैं और वेदर कि आप यूरोपियन के या आप ब्रिटिश के या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के डिपेंडेंट हो, तो आप एक कंडीशन आती है कि आपने 450 डेज से ज़्यादा बाहर ना गुजारे हों लास्ट 5 साल में, और आपने किसी भी साल में 6 माह से ज़्यादा बाहर ना गुजारे हों। ठीक, अब आपके केस में क्या आता है? सर यूरोपियन के 6 माह 3 माह और सेम इज़ ब्रिटिश के 3 माह के लिए। अब आपने बोला कि जो एक लिमिटेड एक ऑथोराइज टाइम था उससे उन्होंने 12 दिन या 15 दिन ज़्यादा गुजारे हैं। अब पहली बात तो ये है कि आप रीज़न बता दें कि मेरे जो 15 दिन मैंने गुजारे हम लोगों ने, वो अनफॉर्चुनेटली जो भी आपकी रीज़न थी कि ये पोजीशन थी, कोई मेडिकल था या कोई एग्ज़ाम थे या कोई इंटर्नशिप थी या फैमिली में कोई मिसहैप था, तो वॉट एवर जो रीज़न थी वो रीज़न बता दें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बोला कि एक दफ़ा ऐसे हुआ, बाकी आपने ज़्यादा कोई ऐसा टाइम नहीं गुजारा, तो मेरे ख्याल में इसको होम ऑफिस काफ़ी पॉजिटिव कंसिडर करेगा। ठीक, और सेकंड ये जा रहा है क्योंकि अपने 5 साल यहाँ पे गुजार लिए हैं, अब वो जो गैप है वो आपने बोला 2008 में, हमेशा लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा हर साल ही होता है, लेकिन जो स्पेशल लास्ट 12 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली कंसिडर किया जाता है। तो मेरे ख्याल में आप एप्लीकेशन कर दें और पॉजिटिव की उम्मीद रखें, अच्छा होगा आपके लिए। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो सर। जी सर फरमाइए। मेरी मदर इंडिया ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ 6 ਮੰਥ ਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਸਟੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ 31 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਵੈਸਟਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 31 ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ 31 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀਗੇ ਜੂਨ ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇ 31 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ टीवी पे आंसर सुन लो। अच्छा, मेरे ख्याल में जो आपने ना थोड़ी सी रिफ्रेज कर देता हूँ आपके आई थिंक क्वेश्चन को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका वीज़ा जून में ख़त्म हो गया था, लेकिन कोई गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 की वजह जो पॉलिसी बनाई थी कि जो लोग यहाँ पे विजिटर हैं उनका वीज़ा ख़त्म भी हो जाए तो वो 31 जुलाई तक रह सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि आपके साथ ये हुआ है कि आप इसको कहते हैं एक्सटेंशन। और अब आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, पहली बात ये क्लियर है कि गवर्नमेंट ने पहले 30 जून तक मई तक किया, 31 मई तक किया था, फिर उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई तक कर दिया। ये यही था कि जो लोग यहाँ पे विजिटर आए हुए हैं उनका वीज़ा अगर ख़त्म भी हो जाए तो उनको 31 जुलाई तक उनके पास ग्रेस टाइम है कि वो लीव द कंट्री। अब आप नहीं कर सके, फ़्लाइट नहीं मिल रही, टिकट नहीं मिल रही, फ़्लाइट नहीं जा रही, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप जिस भी तरीके से जा सकते हैं यहाँ से, यू शुड लीव द कंट्री, कि आप निकल जाएं। अब अगर आप समझते कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप इलीगल हों या ओवरस्टे हों, आपके पास राइट है कि आप विद इन अ कंट्री एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे होम ऑफिस के अंदर। पूरी एप्लीकेशन होगी, उसकी फ़ीस लगाओगे और उसके लिए आप 4 वीक की या 8 वीक की एक्सटेंशन मांग लें, सब्जेक्ट टू कि हमारे पास जो एयरलाइंस हैं वो काम नहीं कर रही, इन सर्विस नहीं हैं, और हमारे पास उनका टिकट अरेंज नहीं हो रहा, या जिस इलाके में वो जाना चाह रही हैं, जिस कंट्री में जाना चाह रही हैं, वहाँ पे भी कोविड-19 की वजह से क्वारंटीन वाला इशू है, या आपकी अगर मदर काफ़ी ज़ईफ़ हैं या काफ़ी ओल्ड हैं तो किस वजह से आप नहीं ट्रैवल कर सकते। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगी और एप्लीकेशन लेटर नहीं होगा। और नंबर 2 ये कि वो इंडियन एम्बेसी में नहीं होगी, क्योंकि वीज़ा अपने यूके का लेना है तो ये यूके ब्रिटिश जो यूके अथॉरिटीज़ हैं उनको आप अप्लाई करोगे वीज़े के लिए। तो इसका शॉर्ट आंसर ये बनता है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या लीव द कंट्री बाय 31 जुलाई जितने भी टिकट आती है। सेकंड ऑप्शन ये कि आप यहाँ पे रहते हुए वीज़ा अप्लाई कर दें एक्सटेंशन के लिए विद इन कंट्री एज ए विजिटर।
अब क्या होगा कि अगर वो 4 वीक में 6 वीक में डिसीजन देते हैं कि जैसा हम आपको देते हैं, लेकिन लेटर आता है, ईमेल आता है, या वो स्टैंप लगा के भेजते हैं कि ठीक हम आपको 6 माह की या 3 माह की एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप चले जाएं, तो फिर जो भी टाइम आपका 31 मई के बाद जब तक डिसीजन नहीं आता, आप इस कंट्री में लीगल कंसिडर होगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो। जी फरमाइए मैडम। सॉरी मैडम आप लाइव हैं, बोले आपका सवाल क्या है? जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी राज भाई आपसे बात हो रही थी तो मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं आपको बता रही थी कि मेरा ईमेल तो आ गया है बायोमेट्रिक के लिए, लेकिन अभी तक मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्होंने ही मांगे। तो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे या इसी से ही वो मुझे कोई आंसर दे देंगे? और सेकंड मुझे ये आपने वीजा कौन सा अप्लाई किया है? जी जी मेरा स्पाउस था, मेरा स्पाउस है, मेरा फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए मैंने भेजा। ठीक, सेकंड सवाल क्या आपका? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं तो हम क्या उनको यहाँ पे अपने पास रख सकते हैं? इनके लिए कोई ऐसा है कोई कि उनको यहाँ पे रखा जा सके? पहला सवाल तो ये है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाते हो, फिर एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हो, वो आपकी फ़ीस चार्ज करते हैं, सब कुछ फ़ीस पेमेंट करने के बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं कि आपने इस डेट को या इस अपॉइंटमेंट डेट पे जाके आप अपने बायोमेट्रिक करवाने हैं। और आपने विद इन 14 डेज़ के अंदर अंदर 2 ऑप्शन है, या तो अपने तमाम जो सपोर्टिंग एविडेंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने डाउनलोड करके अपने सबमिट करने हैं, या आपने जिस दिन बायोमेट्रिक करने जाओगे वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो स्कैन करेंगे एंड दे विल चार्ज नॉर्मली 75 to 85 पाउंड्स। अब अगर आपको डेट नहीं मिली या आपको बोलते हैं कि आपको बायोमेट्रिक नहीं उन्होंने मांगे, या डेट आई थी, तो मेरे ख्याल में उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स भी मांगे होंगे, या आपको ईमेल आया होगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, डाउनलोड कर दिए हैं कि नहीं किए। ये तमाम एप्लीकेशन जो यूके में हो रही हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनका सेम पैटर्न, एक ही असूल है कि जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो, या आप उनके तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को खुद डाउनलोड करोगे, जो आपका वकील कर रहा है वो करेगा, या आप जिस दिन बायोमेट्रिक करने जाओगे या जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी टू सबमिट योर पासपोर्ट, तो उस वक्त आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाने हैं, वो उसको स्कैन करेंगे, वो आपसे चार्ज करेंगे। ठीक, अब आप देख लें कि आपने कौन सी टिक बॉक्स को टिक किया था और कौन सी ऑप्शन आपने ऑप्ट की थी, और उसके बाद आपने अगर कुछ भी नहीं बनता तो फिर मेरी आपको सजेशन होगी कि फिर भी आप अपने एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड करें एप्लीकेशन में ऑनलाइन जाके, और तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दें, ताकि अगर कोई फर्दर क्वेरी होगी तो वो सबसे पूछ लेगा। सेकंड सवाल विजिटर का है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके हालात क्या हैं, और माँ बाप अगर सैर करने आए हैं तो उनको अप्लाई करना है कि यहाँ पे रह जाएं, उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास इनकम है, उनको सपोर्ट करते हो, और क्या वो वहाँ पे जाके रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अगर वो आप पे फाइनेंशियली एंड फिजिकली होली इंटायरली डिपेंडेंट हैं तो यस, आप उनकी यहाँ पे एप्लीकेशन एज ए एल्डर डिपेंडेंट कर सकते हो, अदरवाइज बेटर दिस शुड लीव द कंट्री बिफोर द एक्सपायर द लीव। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे 2-3 सवाल पूछने थे। जी प्लीज। आप मेरे सवाल नोट कर लीजिएगा कि अगर लाइन ड्रॉप भी हो जाए तो मैं अपने जवाब ले सकूं। प्लीज। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर किसी ने असाइलम किया हो अपनी कंट्री के अगेंस्ट, तो उसके पास सेटलमेंट भी हो गई हो, तो क्या वो वापस अपनी कंट्री में जा सकते हैं सेटलमेंट के बाद? ओके, सेकंड सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो तो क्या वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ओके, थर्ड क्वेश्चन। और एक और सवाल है मेरा कि इंडेफिनिट की कितने अरसा के बाद आपको ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? अगर किसी का इंडेफिनिट हो चुका है, 4 साल कंट्री में रहते हुए हो गए हैं, तो आप उसके कितना अरसा बाद अप्लाई कर सकते हैं? ठीक। पहला सवाल ये था कि असाइलम के बारे में। असाइलम की ये कंडीशन है कि आप पहले ये कहते हो कि मेरे कंट्री में मैं सेफ़ नहीं हूँ और मेरी लाइफ को ख़तरा है, और अब आपको सेटलमेंट वीज़ा मिल गया, आप अपने कंट्री में जाते हो, तो ऑफ कोर्स जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा या इंटीग्रेशन ऑफिसर होगा या बॉर्डर ऑफिसर होगा, वो सवाल पूछेगा कि भाई मैडम आपने तो क्लेम किया था कि आपकी लाइफ में क्या ख़तरा है, अब हो के आगे तो क्या प्रॉब्लम, आपको नेशनलिटी आपको मिली नहीं है। तो इसलिए ये कि पहले क्लेम करना, और उसके बाद जब अगर
ये फिर आपका जो क्लेम है उसका काउंटर क्लेम हो जाता है ऑटोमेटिकली कि यार आपकी तो लाइफ में आप सेफ हो तो आपका तो मसला नहीं बना, तो फिर नेशनलिटी में ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अब सेकंड सवाल था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले हैं वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक एप्लीकेशन है या एक रेमेडी है। कोई बंदा यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आया, उनका मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो गया, उसने कहा जब मुझे डोमेस्टिक वायलेंस से मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर यहाँ पे स्टे दिया जाए। अब उसको स्टे मिल गया। अब उसकी कंडीशन क्या है कि इट यूज टू कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर सेटलमेंट वीज़ा मिलता था जिसको इंडेफिनिट बोलते थे, ठीक। लेकिन सम टाइम वो आपको फर्दर लीव भी दे सकते हैं। अब जो भी एप्लीकेशन हो, अगर आपको इंडेफिनिट मिल गया तो फिर तो सेटलमेंट हो गई आपकी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन मिली है तो उस पर कंडीशन लिखी होगी कि क्योंकि आप क्वालिफाइड अंडर द इमिग्रेशन लॉ, बट ड्यू टू योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस वी आर ग्रांटिंग यू फॉर द लीव टू रिमेन अंडर द 10 years रूल या 5 years रूल, जो भी रूल लिखा होगा, तो आपकी फर्स्ट लेटर पे लिखा आया होगा कि आपको किस कैटेगरी के तहत आपको यहाँ पे लीव दी जा रही है। तो जो वो लीव होगी उसके मुताबिक आप सेटलमेंट रूट पे जाएंगे। अब ये देखें होता क्या है, जो थर्ड सवाल था, जो दोनों से जो कैटेगरीज हैं इनके साथ रिलेटेड है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि अगर सपोज करें आपको रिफ्यूजी स्टेटस की वजह से वीज़ा मिल गया, रिफ्यूजी स्टेटस, फिर आपको सेटलमेंट मिल गया। अब नॉर्मल हालात में ये होता है कि आप इंडेफिनिट के 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो, बट एक साथ सेकंड एडिशनल एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने लास्ट एटलीस्ट 10 years यूके में रहते हुए ना तो यहाँ पे कोई इमिग्रेशन को ब्रीच किया हो, ना यहाँ पे कभी आप इलीगल रहे हो, ना कभी आप विदाउट लीव रहे हो। एक इलीगल है, ओवरस्टे है, ऑन टॉप ऑफ दैट विदाउट लीव भी आपने 14 दिन से ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं गुजारा। अब होता क्या है कि कोई बंदा यहाँ पे आया, असाइलम क्लेम कर लिया, तो जब उसने असाइलम क्लेम किया होता है तो तब उसकी कोई लीव जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती, या वो उसका स्टेटस कोई यहाँ पे 3C नहीं चल रही होती। अब वो क्लेम करता है, क्लेम करने के बाद उसका रिफ्यूज़ होता है या एक्सेप्ट होता है, फिर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में डिसीजन होता है। जब उसको वीज़ा मिलता है कि लो जी अब आपको अंडर द रिफ्यूजी स्टेटस वी ग्रांट यू द वीज़ा फ्रॉम दिस डेट, उस डेट से आपकी लीगल स्टेटस स्टार्ट होता है। तो उसी डेट से आपने 10 साल पूरे करने होते हैं। मोस्ट केसेस में अबाउट हम से 100%, अदरवाइज 99% केसेस में जो वीज़ा रिफ्यूजी स्टेटस का जो वीज़ा मिला होता है उससे जो पहला टाइम होता है वो अनफॉर्चुनेटली वो काउंट नहीं होता या वो लीगल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपको 5 साल के बाद इंडेफिनिट मिल गया, लेकिन आपको नेशनलिटी तब मिलेगी जब आपने लीगल विदाउट ब्रीचिंग एनी इमिग्रेशन कंडीशन एंड लॉ आपने यहाँ पे 10 साल गुजार लिए, तब क्वालिफाइड करेंगे। ये है रिफ्यूजी स्टेटस की कंडीशन। सेम ही है जो डोमेस्टिक वायलेंस। अगर कोई पार्टनर या स्पाउस आया, उसको 6 महीने साल में उनके इन लॉ से या फैमिली से या हस्बैंड से या वाइफ से उसको डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हो गया, उसको डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसको इंडेफिनिट मिल गया। अब उसको इंडेफिनिट मिल गया विदिन 2 years में, 3 years में या 4 years में, लेकिन वो नेशनलिटी के लिए क्वालिफाइड नहीं करेगा आफ्टर 1 year, तो उसको भी 5 साल पूरे करने पड़ेंगे यहाँ पे लीगल, क्योंकि वो आया ही 5 साल की कैटेगरी में था। अब वो इलीगल ओवरस्टे हुआ नहीं कभी, यहाँ पे आके सिर्फ 5 साल पूरे कर लिए, तो वो जब 5 साल पूरे कर रहा होगा तो वो तब क्वालिफाइड करेगा कि वो यहाँ पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करे। लेकिन अगर उसका कहीं ब्रेक आ गया या ब्रीच हो गया या उसका गैप आ गया 14 से ज़्यादा, तो फिर उसको भी 10 साल पूरे करने पड़ेंगे आफ्टर ग्रांटिंग द सेटलमेंट और आफ्टर ग्रांटिंग द लीगल स्टेटस। तो ये 2 चीज़ें टेक्निकल्स होती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी मैडम फरमाइए, आप लाइव हैं, आपका सवाल क्या है जी? अच्छा, मुझे पूछना था कि मेरी मम्मी का मैंने 2 बार स्पॉन्सर वीजा किया था यहाँ से, राइट, फॉर द विजिटर वीजा, राइट। तो पहली बार उन लोगों ने गलती निकाली थी कि आपकी इनकम के लिए, लेकिन हमने क्लियर कर दिया था उन लोगों को। फिर सेकंड टाइम वो लोग फार्मर है और ईयरली इनकम है और लो बेस इनकम है। फिर सेकंड टाइम हम उन लोगों का पूरा खर्चा उठा लेंगे जब वो यहाँ एक बार घूमने आएंगे। तो मैडम सेकंड टाइम क्यों रिफ्यूज हुआ है? सॉरी, और सेकंड टाइम क्यों रिफ्यूज हुआ है?
और सेकंड टाइम उन लोगों ने, फिर हमने उन लोगों का जैसे वहाँ के सोलिसिटर साहब अकाउंट वगैरह सब कुछ सही बनवाया, इनकम उन लोगों की राइट बनवाई। फिर उन लोगों ने बोला कि हमें, उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखा नहीं, उन लोगों ने जस्ट बोला सीधा, कुछ सवाल नहीं पूछे और बोले कि हमको ऐसा नहीं लग रहा कि वापस आप आ जाओगे। अब आपका सवाल क्या है? एमपी से भी लेटर लिखवाया था कि हमें कोई रीजन नहीं है कि यहाँ उन लोगों को रखना है। ओके मैडम, आपका सवाल क्या? अब वही सवाल है। तो मुझे ये पूछना था कि वो जो लाइक इनकम को कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम ये बताते हैं। दूसरा है कि वो लोग रिफ्यूज करते हैं, जैसे वो 65-70 है, तो कि मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ से मैं उन लोगों के साथ कुछ कर सकूं। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। शायद सवाल लंबा होता जा रहा है। देखिए, आप सुने टीवी पे। मैडम देखिए, एक प्रिंसिपल ये है कि जो लोग यूके के अंदर एज ए विजिटर आना चाहते हैं, वेदर एज ए फैमिली मेम्बर और द जनरल विजिटर, दोनों सूरतों में अगर उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो उनके पास 2 राइट्स होते हैं। वेदर दे कैन उसको चैलेंज कर दें उस डिसीजन को, गो टू द एडमिन रिव्यू जिसको बोलते हैं AR, और अगर एडमिन में वो एक्सेप्ट नहीं करते तो जुडिशरी में लेके चले जाए कोर्ट में कि भाई हमारा ये बड़ा जेन्युइन केस था, हमारे पास लेजिटिमेट एविडेंस है और उसके बावजूद हम उसको, हमारे केस को कंसिडर नहीं कर रहा। ये आपके पास एक लीगल रेमेडी थी कि आप इसको बाय कोर्ट इसको फाइट किया जाए। और सेकंड ये होता है कि जैसे आपने किया कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया और रिफ्यूज़ हो गया तो अब उसको दोबारा अप्लाई कर लें। आपके पास दोनों राइट हैं कि आप उसको दोबारा जाके फ्रेश एप्लीकेशन कर लें। अब लेकिन एक शर्त ये होती है कि जब आप फ्रेश एप्लीकेशन करें तो मेक श्योर करें कि जो उन्होंने एलिगेशन पहले लगाए थे उन तमाम एलिगेशन का आपने एक सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस और जवाब देना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने जवाब दे दिया और कोई और सवाल नहीं पूछ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने फ्रेश एप्लीकेशन करनी है तो अपने 2 चीज़ों को यू शुड कीप इन माइंड द बोथ थिंग्स। फर्स्ट कि जो एज ए फैमिली विजिटर की रिक्वायरमेंट है वो A to Z तमाम पूरी होनी चाहिए, प्लस जो उन्होंने लास्ट टाइम रिफ्यूज़ किया आपने उन दोनों रीज़न को भी एड्रेस करना है। तो जब आप कवरिंग लेटर बनाओगे या स्पॉन्सर लेटर बनाओगे या एफिडेविट बनाओगे तो उनमें अपने लिखना है इन डिटेल्स के साथ। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन की थी, वाज रिफ्यूज ऑन द बेस ऑफ बेसलेस 1, 2, 3 ग्राउंड्स, उसका हमारे पास ये आंसर है। सेकंड में अप्लाई की थी, टोटली अगेन में बेसलेस या मेरिट नहीं था, जो उन्होंने प्रज्यूम कर लिया और सस्पिशंस पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जो कि तुक नहीं बनता। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारी ये इस्टेब्लिश कर रही है और अब हमारा ये रीजंस है, हम इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाओगे तो मेरे ख्याल में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि फिर भी रिफ्यूज़ करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्री जेन्युइनली आपको हर चीज़ को अपने मुतमिन करने की कोशिश की है तो फिर राइट में बनता है कि आप उनको कोर्ट में ले जाएँ, आप एडमिन रिव्यू करें। अगर उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते फिर जुडिशरी में चले जाएं तो फिर कोर्ट जो है या ऑनरेबल जो जज होते हैं वो केस को बड़े मेरिट्स पे, बड़े रीजनेबिलिटी से वो कंसिडर करते हैं कि वाकई ये लेजिटिमेट इनके रीजंस है। और जो मैडम है, जो एप्लीकेंट है, उनका यूके में आने का जो मकसद है वो इंटायरली एंड टोटली जस्ट विजिट द फैमिली एंड द यूके है। और ये ऑलमोस्ट बार बार एक बात पे लगा हुआ है कि हमें शक है कि वापस नहीं आओगे। बट 2 चीज़ें इसके लिए और इम्पोर्टेंट हैं। जो विजिटर यहाँ पे आना चाहते हैं उनको ये साबित करना बहुत मस्ट होता है कि उनके सोशल, फैमिली एंड इकोनॉमिक टाइज हैं उनके होम कंट्री के अंदर, कि वो आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स हैं, उनका घर है, उनका बिजनेस है, उनके बच्चे हैं, उनकी पेंशन आ रही है, उनके पास सेविंग है और वो सारी चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे। नंबर 2, जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है वो वेल ऑफ है, अकोमोडेशन है उसके पास और उसका उनका जनरल रिलेशनशिप है, और जिस वजह से वो आना चाह रहे हैं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, इवेंट को अटेंड करने के लिए या वैसे मिलने के लिए, और वो उनका प्योरली फॉर द फैमिली विद वीज़ा है। तो ये 2 चीज़ों को जब साबित करते हो तो फिर होम ऑफिस या एंट्री के लिए जो ऑफिसर होता है वो काफ़ी पॉजिटिव लेता है। तो इसलिए मेक श्योर करें, आप देख लें। अगर तो आपने रिसेंटली अप्लाई किया तो आप इसको चैलेंज कर सकती हैं, आपको दिल करता है। वरना अगर आपको 28 दिन से ज़्यादा हो गया, 3 माह से ज़्यादा टाइम हो गया है लास्ट रिफ्यूज़ल को, तो फिर आप एक फ्रेश एप्लीकेशन करें, लेकिन उसमें तमाम चीज़ों को एक जगह समवा के अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए ठीक होगा। तो आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, क्योंकि ये जो आज का प्रोग्राम है हमारी, पहले तो मैं बड़े मशकूर हूँ वीनस टीवी का जो ये काम कर रहे हैं जस्ट फॉर द कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, और हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं
कि चलो थोड़ा सा ये कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए हो जाए कि हम लोग थोड़ी सी एडवाइस करते हैं। लेकिन इसको कि प्रोग्राम लाइव होता है, टाइम शॉर्ट होता है, और इसका प्योर जो मकसद है वो सिर्फ आपको ब्रीफ देना है कि छोटे छोटे जो टिप्स हैं बता दें, जो चेंजेस है वो बता दें। बाकी क्योंकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोर्ट केस आपका जो मैटर है वो केस कोर्ट में है या होम ऑफिस में पेंडिंग है, उस पर शायद इतनी ज़्यादा मैं ज़्यादा तफसील नहीं करता, क्योंकि उस पर कोई एडवाइस करना मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। उसके लिए बेस्ट होता है आप हमसे मिलना चाहें तो मोर देन वेलकम। जैसे आप फॉलो कर सकते हैं लॉ सोसाइटी में, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज गुल, या आप हमें किसी भी जो सोशल मीडिया के जो भी मीन्स हैं उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर हमें सर्च कर सकते हैं। और ये जो हम प्रोग्राम लाइव कर रहे होते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो बाद में भी इसको देख सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसलिए कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक लें उस पर हम लोग एडवाइस करें ताकि उसको बाद में भी आपको यूज़फुल हो सके। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि फ्राइडे को ईद हो रही है, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, क्लाइंट्स को एडवांस ईद मुबारक एंड विश यू गुड लक। होपफुली सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।